अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में 29 अप्रैल 2020 को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में सूबा पंजाब की जानब से की जाने वाली अमेंडमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सूबा पंजाब की जानब से एक ऑर्डीनेंस के ज़रिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में 10 अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। इनका क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या बैकड्रॉप होगा और इससे पहले क्या कानून था और उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, आज का हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, द ऑर्डिनेंस मे बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। It shall come into force at once except the provision of electronic maintenance of records and proceeding, which shall come into force on such date as the government may by notification in official gazette appoint। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अमेंडमेंट हुई है ये इन फोर्स आ चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है, एक्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस जिसका जिक्र बाद में आएगा, जो हम बाद में डिस्कस करते हैं, उन प्रोविज़न के अलावा सूबा पंजाब में ये अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। उसके बाद सेक्शन 2 है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ एक्ट 1908 in the code of civil procedure 1908 for brevity referred to as the act for section 3, the following shall be substituted: hierarchy of courts. For purpose of this code, the hierarchy of civil court shall be the same as provided in Punjab Civil Court Ordinance 1962। अब ये एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो इससे पहले था वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, वो डिस्कस हम कर लेते हैं। इससे पहले था सेक्शन 3, बिफोर द अमेंडमेंट, subordination of courts. For the purpose of this code, the district court is subordinate to the high court, and every civil court of grade inferior to that of district court and every court of small causes is subordinate to high court and district court। इससे पहले भी इस सेक्शन में सूबा पंजाब ने अमेंडमेंट की थी, जहाँ पे लफ्ज़ स्मॉल काजीज है, वहाँ पे लफ्ज़ स्मॉल कोर्ट्स ऑफ स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंस ऐड किया गया था। यानी इससे पहले, अमेंडमेंट से पहले सीपीसी में सिविल कोर्ट की हायरार्की बयान कर दी गई हुई थी, लेकिन अब उसको इस अमेंडमेंट के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है और कहा गया है कि जो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 में सिविल कोर्ट की हायरार्की बयान की गई है, वही हायरार्की सीपीसी के तहत भी होगी। यानी अब सीपीसी ने कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न बयान नहीं की, इसको उन्होंने अटैच कर दिया सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 के साथ। उसके बाद सेक्शन 3 यानी अमेंडेड सेक्शन 3, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 26 ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908। इन द एक्ट फॉर सेक्शन 26 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। यानी जो सीपीसी में पहले सेक्शन 26 था, 26 था, उसको ख़त्म करते हुए नया सेक्शन 26 इंट्रोड्यूस करवा दिया गया हुआ है। अब जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया, हम पहले वो पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स थ्रू प्लेंट, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सब सेक्शन 2, द प्लेंटिफ शैल फाइल अ मैनी कॉपीज ऑफ प्लेंट एंड अकॉम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स with the plaintiff as there are defendants to the suit to be sent along with summons। इसमें जो पहले सेक्शन 26 था उसमें सिर्फ इस हद तक जिक्र था, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो सिर्फ इस हद तक था, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। सेक्शन 26 सिर्फ इस हद तक था, लेकिन अब इसमें क्लॉज 2, नई क्लॉज 2 है, जो सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। वो ये है कि जब कोई प्लेंटिफ कोई दावा दायर करेगा, कोई एप्लीकेशन देगा, तो वो दावा और उसके साथ अनेक्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कापीज़ डिफेंडेंट्स को समन्स के साथ पहुंचाएगा। वो बाउंड होगा कि प्लेंट यानी दावा
और उसके साथ मुंसलिका तमाम दस्तावेज़ात की कापी समन्स के साथ जमा करवा के मुद्दा ले डिफेंडेंट तक पहुंचा दी जाएंगी। इससे पहले ऐसा नहीं था सेक्शन 26 में। और उसके बाद इसमें एक लाइन ऐड की गई है, वो ये है कि प्रोवाइडेड दैट द पार्टीज में फाइल रिटन आर्गूमेंट्स इन कोर्ट विद इन द टाइम फ्रेम अंडर द सब सेक्शन, के पार्टीज अब लीगली तौर पे अपने रिटन आर्गूमेंट्स भी जमा करवा सकेंगी अगर कोई कौंसल अवेलेबल नहीं होते, मौजूद नहीं है, आउट ऑफ द कोर्ट हैं, आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं या आउट ऑफ द प्रोविंस हैं। तो पहले डेट्स इसी वजह से केस अर्जन हो जाते थे कि कौंसल मौजूद नहीं है। अब ये एक नई सहूलत इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि वो कौंसल पार्टीज़ के अपने रिटन आर्गूमेंट्स भी जमा करवा सकते हैं। ये सब आगे सेक्शन 4 है, इंसर्शन ऑफ सेक्शन 27A इन एक्ट 5 ऑफ 1908। ये अमेंडमेंट 4 सेक्शन 4 के ज़रिए एक नया सेक्शन 27A इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो पढ़ लेते हैं क्या है। इन द एक्ट आफ्टर सेक्शन 27 द फॉलोइंग सेक्शन 27A शैल बी इंसर्टेड। अब 27A क्या है? प्रोसेस ऑफ समन्स। सब सेक्शन 1 द समन्स शैल बी इशूड सिमल्टेनियसली अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू द डिफेंडेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू एंड another copy of summon by courier service signed and sealed in such manner as may be prescribed or as the court may determine by urgent mail service of Pakistan Post at the expenses of plaintiff। के इस पोर्शन को डिफाइन कर देता हूँ कि एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जब दावा दायर किया जाएगा, अगर कोर्ट ऑर्डर ना करे तो समन्स एक्नॉलेजमेंट ड्यू और यूएमएस के ज़रिए डिफेंडेंट को भेजे जाएंगे सिमल्टेनियसली। ये सारा प्रोसेस एक साथ होगा अनलेस के कोर्ट ऑर्डर करती है कि ये सारे अलग-अलग किए जाएं। उसके बाद सब सेक्शन 2 है 27A का, द कोर्ट शैल ऑर्डर सिमल्टेनियस सर्विसेज बाय अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ समन्स एट some conspicuous spot of the house in which the defendant is known to have last reside or carried on business or personally worked for gain. B. Any modern device including electronic device of communication which may include mobile, telephone, telegraph, phonogram, telex, fax, radio, television, etc. in the prescribed manner. Urgent mail service or public courier service, publication in press in prescribed manner and any other manner or mode as it may deem fit। यानी कि अब जब मुद्दा ले पे सर्विस ऑफ समन की जाएगी, उसको बजरिया एक्नॉलेजमेंट ड्यू बजरिया पोस्ट ऑफिस समन भेजा जाएगा और साथ में ही उसके घर के बाहर या जहाँ पे वो आखिरी दफ़ा रहता हुआ मालूम हुआ या उसका प्लेस ऑफ बिज़नेस वर्क ऑफ गेन कि जहाँ पे वो काम करता हुआ या जहाँ पे वो बिज़नेस करता है वहाँ पे भी समन की एक कॉपी अटैच कर दी जाएगी। उसके बाद उसको मॉडर्न डिवाइसेस जैसे टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, ईमेल सर्विसेज वगैरह के ज़रिए भी इन्फॉर्म किया जा सकता है। बज़रिया फ़ोन कॉल, SMS भी उसको इन्फॉर्म किया जा सकता है कि आपके ख़िलाफ़ दावा दायर हो चुका हुआ है। उसके बाद बज़रिया अखबार इश्तिहार जो पहले भी होता था, ये एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ही कोर्ट इन सब सर्विसेज का ऑर्डर कर देगी। बज़रिया अखबार इश्तिहार और एनी अदर मैनर मोड इज टीम फिट। इसके अलावा कोई और तरीका जो अदालत मुनासिब समझे भी अख्तियार किया जा सकता है। इसमें जो थोड़ा सा सेक्शन 27A में ब्लंडर हुआ है वो ये हुआ है कि इससे पहले ये अमेंडमेंट्स CPC में इस्लामाबाद टेरिटरी के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। अब पंजाब में इसका तकरीबन एक छापा इंट्रोड्यूस करवाया गया है और कुछ प्रोविज़न थी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, लेकिन टाइपिंग करते हुए इन्होंने फिर इसको अमेंड नहीं किया और जो इन्होंने 27A सेक्शन
2 यानी सब सेक्शन 2 में जो झेली दफात शामिल की हैं ABCD, और लास्ट में डी के बाद ये जी इंट्रोड्यूस करवा गए हैं कि शायद पढ़ना भूल गए हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं है, बस छापा कॉपी पेस्ट किया है। चलो हुआ है बात। अब 27A का सब सेक्शन 3 हम डिस्कस कर लेते हैं। लोकेशन ऑफ प्रोसेस सर्वर सर्विंग द समन शैल बी मेंशन बाय modern devices in prescribed manner, and the process server shall take photograph of defendant or the premises or the person accepting service of summon on behalf of defendant, which shall be made part of record as proof of service of process। कि अब जो सर्विस ऑफ समन होती है बजरिया बैलफ, अब उस जो बैलफ है वो समन देने जाएगा, सर्विस करवाने जाएगा, तो उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। आज से पहले ये होता था कि ऑफिस में बैठ के ही तमील वगैरह सर्विस वगैरह की रिपोर्ट लिख दी जाती थी कि हम मौके पे गए और तमील कराई, वो लेने से इनकारी हो गए या पता दुरुस्त नहीं था, कोई भी बहाना लगा के केस की प्रोसीडिंग्स को डिले कर दिया जाता था। लेकिन अब ये होगा कि उसकी लोकेशन को भी ट्रेस किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, आया कि प्रोसेस सर्वर मौके पे गया है या नहीं, और उसके बाद जब वो डिफेंडेंट को तमील करवाएगा, समन देगा, उससे साइन करवाएगा, तो वो साथ में अपने मोबाइल या जो मॉडर्न डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनको दी जाएगी उसकी ज़रिए उस डिफेंडेंट की तस्वीर बनाएगा कि ताकि कल को एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होने या एक्स पार्टी डिग्री पास होने की सूरत में डिफेंडेंट ये प्ली ना ले सके कि उसको सर्विस ऑफ समन नहीं करवाई गई। उसकी तस्वीर बनाएगा या वो उस मकान की या प्लेस ऑफ बिजनेस की तस्वीर बनाएगा जहाँ पे डिफेंडेंट को सर्विस करवाई गई है या वो मौके पे गया है लेकिन डिफेंडेंट नहीं मिला, या अगर कोई डिफेंडेंट के बजाय कोई भी बंदा सर्विस को ऑफ समन्स को एक्सेप्ट करता है, समन वसूल करता है, तो वो उसकी तस्वीर बनाएगा कि मैंने इस बंदे को समन वसूल करवा दिए हैं। उसके बाद सेक्शन 5 है सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 96 ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908 इन द एक्ट इन सेक्शन 96। ये जो सेक्शन 96 है ये अपील के हवाले से है और ये अपील को ही डिस्कस करता है। In the act in section 96 in subsection 1 for the full stop at the end and the expression and the court shall decide the appeal within 60 days from the date of first appearance of the respondent in appeal shall be substituted। अब सेक्शन 96 जो अपील्स को डील करता है उसमें अपील का डिसीजन देने के हवाले से टाइम लिमिटेशन डिफाइन कर दी गई है कि आफ्टर फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ रिस्पोंडेंट द कोर्ट बाउंड है कि विद इन 60 डेज अदालत अपील का फैसला करेगी। अब सेक्शन 6 अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 106 एक्ट 5 ऑफ 1908 इन द एक्ट फॉर सेक्शन 106 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड व्हाट कोर्स टू हर अपील्स where an appeal from any order is allowed, it shall lie to the court to which an appeal would lie from the decree in the suit in which such order was made, or where such order is made by the court not being the high court in exercise of appellate jurisdiction then to the high court। अब इसमें फॉर्म ऑफ अपील को डिफाइन कर दिया गया है कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द सूट कोई पार्टी किसी ऑर्डर यानी से अग्रीव्ड है, वो समझती है कि इसका फैसला दुरुस्त नहीं किया गया, तो वो अगर वो अपील प्रेफर करती है तो वो अपील उस कोर्ट में प्रेफर की जाएगी जिस कोर्ट में ऑर्डिनरली जब उस केस में डिग्री पास हो जाए तो की जाती है।
अब ये नहीं होगा कि अगर डिग्री पास हो जाती है तो डिग्री की अपील बनती है हाई कोर्ट में, लेकिन ऑर्डर के ख़िलाफ़ अब अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर नहीं हो सकती। अगर डिग्री के ख़िलाफ़ अपील हाई कोर्ट में दायर होगी तो आप ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी हाई कोर्ट में ही अपील दायर करेंगे। अगर ऑर्डर के ख़िलाफ़ सिविल कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ आपके पास अपील की रेमेडी अवेलेबल है और उस दावे की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाई करती है, तो फिर ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप अपील भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही दायर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर एपिलेट जुरिस्डिक्शन में, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन एपिलेट जुरिस्डिक्शन कोई ऑर्डर पास करती है जिससे पार्टी अपने आप को अग्रीव्ड समझती है और उसके ख़िलाफ़ अगर वो अपील दायर करना चाहती है तो वो हाई कोर्ट में होगा और उस अपील को हाई कोर्ट ही सुनेगी। उसके बाद सब सेक्शन 3 है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग इन सूट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कमेंसमेंट डेट में कि ये एक्ट नाफिजुल अमल पंजाब में ऑर्डिनेंस के ज़रिए हो चुका हुआ है, लेकिन इसकी ये प्रोविज़न कि हर केस की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मरतब किया जाएगा, उसके हवाले से अभी इनेक्टमेंट नहीं हुई, इसको नाफिजुल अमल नहीं किया गया। इसको नाफिजुल अमल कब किया जाएगा? जब गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई करेगी। एक्सप्लेनेशन फॉर पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन the word suit include any proceedings in application, appeals, reviews, revisions and anything incidental thereto। अब जो वर्ड सूट है, लफ्ज़ सूट है, दावा है, इसकी डेफिनेशन को इन्हेंस करते हुए लिखा है कि वर्ड सूट मी इंक्लूड कि इसमें एप्लीकेशन, रिवीजन, अपील, रिव्यू और कोई भी प्रोसीडिंग जो एप्लीकेशन या प्लेन के ज़रिए इनिशिएट की जाती है वो शामिल होगी, यानी सभी एप्लीकेशंस का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मरतब किया जाएगा। अब सब सेक्शन 26A इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो डील करता है रिटन स्टेटमेंट। इससे पहले रिटन स्टेटमेंट्स को डील कर रहा है ऑर्डर 8 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब सब सेक्शन 26A इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो पढ़ लेते हैं। रिटन स्टेटमेंट, द डिफेंडेंट शैल फाइल रिटन स्टेटमेंट नॉट लेटर देन 30 days फ्राम द डेट ऑफ हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन द कोर्ट। यहाँ पे कहा गया है कि आफ्टर फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट इन द कोर्ट द डिफेंडेंट शैल फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 days। इससे पहले क्या था? इससे पहले एट द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट इन कोर्ट रिटन स्टेटमेंट पार्टी ने फाइल नहीं थी करनी होती, वो तब फाइल करनी होती थी। लिमिटेशन 30 days की पहले भी मौजूद थी, लेकिन वो तब स्टार्ट होती थी जब कोर्ट डिफेंडेंट को ऑर्डर करती थी कि आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करें। ये नहीं था होता कि अगर डिफेंडेंट अपनी अपीयरेंस पुट कर गया अदालत के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो बाउंड है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले लिमिटेशन ऑफ 30 days तब स्टार्ट होती थी जब कोर्ट डिफेंडेंट को ऑर्डर करती थी, चाहे तो एट द स्पॉट कर दे, चाहे तो वो साल बाद करे, चाहे तो वो दूसरे डिफेंडेंट्स की तलबी के बाद भी ऑर्डर कर सकती थी। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद मुद्दा ले बाउंड हो चुका है कि वो आफ्टर फर्स्ट अपीयरेंस विद इन 30 days यानी 30 दिन के अंदर अंदर जवाब दावा अदालत में दाखिल करे। अब 26A का सब सेक्शन 2, द डिफेंडेंट शैल प्रोवाइड एडिशनल कॉपीज ऑफ रिटन स्टेटमेंट एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स अनेक्स्ड देयर विद फॉर ईच ऑफ द पार्टीज एंड फॉर द कोर्ट। इससे पहले अकॉर्डिंग टू CPC जो मदई होता था केस का या दौरान प्रोसीडिंग दरख्वास्त दहिंदा साइल, वो डिफेंडेंट भी हो सकता था, वो प्लेंटिफ भी हो सकता था, वो कॉपी प्रोवाइड करता था दूसरी पार्टी को। लेकिन मुद्दा ले या मसूल अले डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट
कॉपी प्रोवाइड करने का मजाज नहीं था, बाउंड नहीं था कि वो दूसरी पार्टी को थ्रू कोर्ट कॉपी प्रोवाइड करे, लेकिन इस अमेंडमेंट के ज़रिए डिफेंडेंट को भी बाउंड कर दिया गया कि वो जवाब दावा अगर अदालत में दाखिल करता है और जो उसके साथ मुंसलिका कागजात हैं वो मदई प्लेंटिफ, यानी यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ पार्टीज़, मुद्दई को भी प्रोवाइड करेगा। अगर मुद्दाले एक से ज़्यादा हैं तो वो दूसरे मुद्दाले यानी डिफेंडेंट्स को भी जवाब दावे की या जवाब दरखास्त की कापीज़ प्रोवाइड करेगा। इसका सब सेक्शन 3 है, इफ़ द डिफेंडेंट फेल टू फाइल रिटन स्टेटमेंट विद इन टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 1 द कोर्ट शैल क्लोज द राइट टू डिफेंड द केस। अगर आफ्टर फर्स्ट अपीयरेंस विद इन 30 डेज डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता तो कोर्ट को ये हक हासिल है जो कि पहले इनेक्टमेंट से ही लिया गया है कि वो उसका राइट ऑफ डिफेंस क्लोज कर देगी। इसके बाद सेक्शन 26B इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो पढ़ लेते हैं। फ्रेमिंग ऑफ इशू, फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड हियरिंग ऑफ फाइनल आर्गूमेंट्स। द कोर्ट शैल विद इन 7 days ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट फ्रेम इशूज़, कि जवाब दावा देने के बाद 7 योम के अंदर अंदर अदालत कोर्ट बाउंड है कि वो दावे के इशू फ्रेम करें। सब सेक्शन 2 द पार्टीज में विद इन 7 days ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू रेज ऑब्जेक्शन ऑन सच इशू एंड शैल प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। के आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू ये पार्टीज को मुद्दई यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को हक दिया गया है कि वो इशू पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई इशू ठीक से फ्रेम नहीं हुआ उस पर ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अगर कोई इशू फ्रेम होने से रह गया तो उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इशू फ्रेम कर लिया जाए। और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ विद इन 7 days पार्टीज अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस टू प्रोड्यूस एविडेंस अदालत में जमा कराने के लिए बाउंड है कि वो विद इन 7 days लिस्ट ऑफ विटनेसेस जिनको वो बतौर गवाह अदालत में पेश करना चाहते हैं वो अदालत में जमा करवाएं। आगे सब सेक्शन 4 है, फॉर पर्पज ऑफ सब सेक्शन 3 द कोर्ट शैल अपॉइंट अ कमीशन फॉर लिस्ट अप्रूव्ड पैनल comprising of advocate and retired judges maintained by the district judge concerned on payment of such fee and terms and condition as may be determined by the court। ये कहा गया है कि अदालतों इससे पहले भी कमीशन का कंसेप्ट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के मुतअद्दिद नोटिफिकेशन मौजूद हैं कि एविडेंस को जो कंसर्न जजेस हैं वो खुद अपने हाथ से लिखेंगे, लेकिन ये फिर अमेंडमेंट के ज़रिए इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया गया कि कोर्ट शैल अपॉइंट अ कमीशन, के कोर्ट एक कमीशन अपॉइंट करेगी। वो कमीशन कौन होगा? वो एक लिस्ट होगी जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज होगा अप्रूव, उसमें शामिल होंगे वकला और जजेस, रिटायर्ड जजेस शामिल हो सकते हैं कि उनमें से किसी भी एक को वो कमीशन अपॉइंट करेंगे कि जो पार्टीज़ की एविडेंस रिकॉर्ड करेगा और कोर्ट उस कमीशन को उसकी खिदमात के इवज़ यानी एविडेंस रिकॉर्ड करने के इवज़ एक फ़ीस प्रिस्क्राइब करेगी, उसको अदा की जाएगी। हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस को बहुत ज़्यादा दफ़ा कंडेम किया गया, लेकिन अब पता नहीं इसके पीछे मंतक क्या है। इस सेक्शन को शायद क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया है, शायद कोर्ट्स के ऊपर से बर्डन को कम करने के लिए। होएवर अब इसके इसरात हम देखते हैं, इनेक्टमेंट हो चुकी है, ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, तो अब हम इसके असरात देखते हैं कि पंजाब में इसके असरात क्या होते हैं और हाई कोर्ट रूल्स के अंदर क्या इनिशिएटिव लेती हैं। सब सेक्शन 5 है, द कोर्ट or the commission as the case may be shall complete recording of evidence and proceeding in writing and through audio or video recording within 90 days of fulfillment of requirement contained in subsection 3। इसमें ये कहा गया है कि विद इन 19 days यानी वो जो अदालत खुद
अगर अदालत खुद एविडेंस रिकॉर्ड करती है तो अदालत खुद, या अगर अदालत बजरिया कमीशन एविडेंस रिकॉर्ड करवाती है तो 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट की ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंप्लीट करनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन कराना है, चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल करनी है विद इन 90 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन और ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, कि 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एविडेंस को कंप्लीट करना है। उसके बाद सब सेक्शन 6 ऑफ सब सेक्शन 26B, द कोर्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस ऑफ द पार्टीज शैल कंप्लीट द हियरिंग ऑफ द फाइनल आर्गूमेंट्स ऑफ द पार्टीज विद इन 20 डेज। इसमें कोर्ट के हवाले से, जो कोर्ट ने फाइल के हवाले से, केस के हवाले से फ़ैसला करना है, उसके हवाले से एक लिमिटेशन प्रिस्क्राइब कर दी है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एविडेंस, शहादत मुकम्मल होने के बाद कोर्ट बाउंड है कि वो 20 दिन के अंदर अंदर यानी 20 डेज़ के अंदर अंदर फाइनल आर्गूमेंट सुने और उस केस में अपना डिसीजन दे। उसका सब सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2 है, अ कोर्ट शैल डिसाइड एन अपील अंडर सब सेक्शन 1 विद इन 30 डेज ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, कि अगर अपील है, एपलेट जुरिस्डिक्शन है, अपील के हवाले से भी इसमें टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी गई है कि अपील का फ़ैसला 30 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। अब सेक्शन 7 है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 115, सेक्शन 115 जो रिवीजन के हवाले से डील करता है। इन द एक्ट इन सेक्शन 115 इन सब सेक्शन 1